Hello friends, welcome to Road to Narona. Today we will continue with our class 2 Lucent GK. जो हमारी प्रीवियस क्लास है उसमें हमने ल्यूसेंट जीके का फर्स्ट जो चैप्टर था वो कवर कर चुका है, जो कि क्या था, रिसोर्सेज, जिनसे हमें क्या पता चलता है, हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ये रिसोर्सेज कौन कौन से थे? ये थे 4 तरह की, जैसे कि साहित्यिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, इंस्क्रिप्शन वगैरह और विदेशियों का विवरण। टुडे वी विल कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्राग ऐतिहासिक काल एवं हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा काल था? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया। मतलब जिस काल में मनुष्य को लिखना आता ही नहीं था, या आता भी हो तो उन्होंने लिखा नहीं है। जिस काल की जब आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें या खोज करें तो उसमें आपको मनुष्यों द्वारा कुछ भी लिखा हुआ लिखित रूप में नहीं मिलता। उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। अब हम हिस्ट्री किसको बोलते हैं? तो हिस्ट्री उस काल को बोलते हैं जिसका हमें लिखित विवरण मिले। जैसे आज से जब हम बात करते हैं वैदिक काल की तो उसमें हमें ऋग्वेद मिल जाते हैं। जब हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड की तो उसमें भी हमें बहुत सारे जो राइटर्स थे, जैसे कि कालिदास थे, और इन लोगों के वो मिल जाते हैं। जब हम बात करते हैं मौर्य काल की तो उसमें हमें फाहियान का जो विदेशी एक यात्री थे उनका विवरण मिल जाता है। तो इनके हमें लिखित विवरण मिलते हैं और ये लिखित विवरण क्या कहलाते हैं? इतिहास कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है एक नया टर्म, दैट इज आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा पीरियड था? जिस काल में लेखन कला प्रचलित तो है लेकिन उपलब्ध लेख जो है वो पढ़े नहीं जा सकते। अब ये कौन सी कला है जो प्रचलित तो है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती? तो ये आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी, इसमें लेखन कला प्रचलित थी, जो जिसको हम पिक्टोग्राफी बोलते हैं, भाव चित्रात्मक लेखन शैली बोलते हैं। लेकिन आज तक हम ये लेखन शैली को क्या नहीं कर पाए हैं? पढ़ नहीं पाए हैं। हम पढ़ना नहीं जानते हैं, इसको समझना नहीं जानते। तो इसमें लेखन कला प्रचलित है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती, और इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस जो हम हैं, इनका प्रवेश धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार साल पहले हुआ था, और पूर्व पाषाण काल के युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। मतलब आज से जब 30 से 40 हजार साल पहले मानव इस धरती पर उत्पन्न हुआ तो उसका मुख्य जो सर्वाइवल था या जीवन का, उसकी जीविका का जो आधार था वो क्या था? कि वो शिकार करता था। वो इकलौता काम जो मानव जानता था वो था शिकार करना या फिर खाद्यान्न को इकट्ठा करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। तो मनुष्य ने आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में किया था, लगभग 10,000 साल पहले, और जो पहिए का आविष्कार है उसे नवपाषाण काल में किया था। ठीक है, मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है वो नवपाषाण काल में शुरू की। तो देखिए, मनुष्य ने अपने आप के खाना पकाने के लिए, अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए आग का आविष्कार तो पुरापाषाण काल में कर लिया था। लेकिन जब नवपाषाण काल तक मनुष्य विकसित हो के इतना विकसित हुआ कि उसने भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहिए का आविष्कार भी किया, और साथ ही साथ जो मनुष्य था वो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण भी करने लगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानने में और समझने में समर्थ हो गया, और इसी के साथ मनुष्य ने धीरे धीरे क्या अपनाया? एक स्थायी जीवन अपनाना शुरू किया, और ये स्थायी जीवन भी उसने कब अपनाया? नवपाषाण काल के आसपास अपनाना शुरू किया। ठीक है, उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग में लिया। तो सबसे पहले उन्होंने एक जो जानवर पाला वो कुत्ता था, और सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो तांबा था। इसके उनके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी बना। मनुष्य ने जो सबसे पहला औजार तांबे से बनाया वो क्या था? कुल्हाड़ी। जो कहाँ से प्राप्त की गई है? तो वो एक स्थल है, उसका नाम है अतिरंपक्कम। यहाँ से इस औजार को प्राप्त किया है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। तो कृषि का जो सबसे
आविष्कार है, मतलब कृषि करना जब मनुष्य को आया तो वो कब आया था? नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल में आया। ठीक है। वहीं जो अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ है, जो कि अब पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वहाँ आता है, वो वहाँ से हमें अन्न होने के साक्ष्य मिलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में अन्न उपलब्ध होने के साक्ष्य मिलते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। जो दो फसल जो सबसे पुरानी है और कृषि में जिनकी मनुष्य कृषि करता आया है, वो गेहूं और जौ थी। पल्लावरम नामक स्थान से एक प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई। तो भारत में पल्लावरम जो स्थान है साउथ में, वहाँ से पुरापाषाण कलाकृति सबसे प्रथम बार खोज की गई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर से बने हुए हैं। तो प्रस्तर युग तो वही स्टोन एज हो गई, और स्टोन एज में जितने भी औजार मिले हैं वो मुख्यतः किससे बने हुए हैं? पत्थर से बने हुए हैं। भारत का सबसे प्राचीन जो नगर रहा है वो हमें कौन सा मिला है? मोहनजोदाड़ो, जिसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने एरिया में फैली हुई थी। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये आप यहाँ से देख समझ लीजिए। ये इस तरह का एक ट्राइंगल का निर्माण करती है। कलर चेंज कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को कलर शायद नहीं समझ आ रहा हो। हाँ, ये ठीक है ना, यहाँ से देख लेते हैं। और ये इस तरह का एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं दोबारा से बना देती हूँ। इस तरह का कुछ ट्राइंगल का निर्माण करती है, एक त्रिभुज का निर्माण करती है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी त्रिभुज के में बसी हुई थी। अब यहाँ से मैं आपको कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज है वो बताती हूँ। तो सबसे पहला हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है हड़प्पा। ठीक है, सतलज नदी, रावी नदी इनके आसपास। दूसरा फिर ये हमारे इंडिया में पड़ता है राखी गढ़ी। ठीक है, गढ़वाली वाला। और जो बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट एरिया मोहनजोदारो, फिर धोलावीरा, ये गुजरात में हमारा लोथल। और देखिए यहाँ पर आपको क्या और क्या मिल जाएगा? सुतकाको। ठीक है, और ये रहा आलमगीरपुर। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जो हमारा मेरठ का एरिया है दैट इज़ हमारा आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आपका जम्मू कश्मीर में मांडा भी मिल जाता है हमको। तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इस तरह का एक ट्रायंगल का निर्माण करती थी, एक ट्रायंगल के रूप में, एक त्रिभुज के रूप में बसी हुई थी। और ये सभ्यता सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो जब रेडियो कार्बन यानी कि C14 पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वमान्य तिथि का पता लगाया जाता है, तो ये आज से लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व की मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। ओके, सिंधु सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक है। मैंने जैसा कि अभी बताया था कि ये आद्य ऐतिहासिक काल की है, मतलब इसमें लिखे लेख उपलब्ध तो हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ने में समर्थ नहीं है। इसे कांस्य युग या ब्रॉन्ज युग बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके जो मोस्टली औजार या बाकी चीज़ें हमें जो साक्ष्य मिले हैं उसमें कांस्य का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है, और इसीलिए इसे कांस्य युग की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो एरिया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, इस तरह से है। ठीक है, यहाँ नॉर्थ में जो है हमारा वो जम्मू कश्मीर का मांदा। ठीक है, मांदा जिला जो जम्मू कश्मीर का अखनूर है। और जब हम दक्षिण की बात कर लेते हैं तो दक्षिण में अहमदनगर, महाराष्ट्र में दाइमाबाद। ठीक है, जब हम पूर्व की बात करेंगे तो यहाँ का था मेरठ, आलमगीरपुर। और जब हम पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में था सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता इस तरह से जो इनका सबसे ज़्यादा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी एरिया था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये प्राग ऐतिहासिक काल की थी और इसके निवासी मुख्यतः द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता या जो सैंधव सभ्यता या ये जो सिंधु सभ्यता है, ये
एक नगरीय सभ्यता थी। ये लोग ग्रामीण नहीं थे, ये नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में 6 को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। तो सैंधव सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी और इसमें बहुत बड़े बड़े नगर भी मिले हैं, लेकिन इनमें से जो 6 नगर हैं उन्हें आप बड़े नगर की या विकसित नगर की संज्ञा दे सकते हैं। और ये 6 नगर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हमारा मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति की जो सर्वाधिक स्थल है वो भारत में गुजरात के अंदर मिलते हैं। ठीक है, जैसे धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया। लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख क्या थे? बंदरगाह थे। ठीक है। जुते हुए खेत के और नक्काशीदार ईंटों के साथ हमें कालीबंगन राजस्थान से मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो मोहनजोदाड़ो से हमें 2 चीज़ें मिली हैं। एक तो अन्न स्टोर करने के लिए, मतलब खाद्यान्न स्टोर करने के लिए हमें अन्नागार मिले हैं। दूसरा, हमें एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का एक एरिया मिला है, स्नानागार मिला है। ये भी सैंधव सभ्यता की बहुत बड़ी इमारत थी। ठीक है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य में स्नान कुंड इसके मध्य में स्नान कुंड है, आसपास कमरे बने हुए हैं। ये स्नान कुंड है जो वो 11.88 मीटर यानी कि 11.88 मीटर क्या है? लंबा है। ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 7.01 मीटर। ठीक है। और इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई है 2.43 मीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बार बार कि ये विकसित सभ्यता है, विकसित सभ्यता है। तो विकसित सभ्यता की एक बहुत बड़ी पहचान होती है कि उसका विदेशी व्यापार कैसा है, उसका जो इनकम थी वो कैसी थी, उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दूसरे देशों के साथ कैसा था। तो इसका विदेशी व्यापार अच्छा खासा था। जैसे कि तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से मंगाया जाता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। टिन अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। गोमेद स्वराष्ट्र से, लाजवर्त मेसोपोटामिया और सीसा ईरान से ये लोग क्या करते थे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते थे। मतलब इनका आपस में अच्छा खासा व्यापार चलता था। ज़्यादातर सिंधुवासी जो लोग थे वो कपास का जो प्रोडक्शन करते थे और कपास को दूसरे देशों के साथ बेचा करते थे। ठीक है। इनका कपास का अधिकतर खेती होने के साक्ष्य हमको मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड या अग्निवेदियाँ जिनको हम हवन करने में इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ कहाँ से मिली हमें? लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता या पशुपतिनाथ की मूर्ति हमको मिलती है। अब ये पशुपतिनाथ की मूर्ति मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है पशुपतिनाथ की मूर्ति जो हमें कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है, जिसमें 3 सिंह बताए गए हैं और इनके आसपास 4 जानवर हैं, जैसे कि गैंडा, ठीक है, हिरन, चीता, इस तरह के जानवर इनके पास है। और ये पशुपतिनाथ को मुख्यतः क्या माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की मूर्ति है, जिसको सिंधु सभ्यता के लोग पूजते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी हमको प्राप्त हुई है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज़्यादा अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है और मनके बनाने का कारखाना हमें लोथल और चंदोड़ों में प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए, आप सारे के सारे फैक्ट्स हैं, वन लाइनर्स हैं, सीधे सीधे कहाँ आ जाते हैं? आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आ जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए और नोट डाउन कर लीजिए। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक थी, जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, और जब दूसरी लाइन लिखनी होती थी तो वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों का जो विन्यास है वो उसके लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, और लोथल केवल इकलौता ऐसा नगर है जहां दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। तो ये सीधा सीधा आपको
फैक्ट मिल गया। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सैंदववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल में चावल के दाने जिनसे धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं। धान के प्रमाण हमें कहाँ से मिल गए? रंगपुर और लोथल से। चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें लोथल से ही प्राप्त हुआ है। सुतकोतदा, कालीबंगन, लोथल, यहाँ से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं और तौल की जो इकाई थी उसका अनुपात 16 था। ठीक है। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया, 4 पहिया और बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का उपयोग किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सिंधु घाटी से मिली हुई हमें साक्ष्य है, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ये हमें देखिए नगर का एक पूरा विवरण मिल जाता है। ये जो ग्रेट बात जिसकी हम बात करते हैं ये वो है। ये पशुपतिनाथ का हमें स्ट्रक्चर मिला, मतलब सील मिला है। ये एक मृण मूर्ति मिली है। ये एक प्रीस्ट या पुजारी का आप कह सकते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति मिली है। ये सिंधुकालीन पॉट्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए हैं। इन पर रेड कलर के पॉट होते थे और ब्लैक कलर से इन पे क्या किया जाता, पेंटिंग की जाती थी। और ये एक श्रृंगी पशु, इसका अंकन बहुत सारी सीलों पर हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उनमें एक शब्द वर्णित है, वो है मेलुआ। और ये मेलुआ जो है इसका अभिप्राय सीधे सीधे सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक जो था वो वणिक वर्ग के हाथों में था। मतलब इसका जो शासक था वो व्यापारी लोगों के हाथ में था और इसीलिए ये जो सभ्यता इसका व्यापार बहुत ही ज़्यादा उन्नत अवस्था में था। पिंगट के अनुसार हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जो थी वो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी, क्योंकि दोनों ही बहुत ही विकसित थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता को देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ये प्रकृति पूजक थे मोस्टली। तो ये धरती की पूजा, वृक्षों की पूजा, स्वास्तिक चिन्ह की पूजा, शिव जी की पूजा, इन सब की पूजा किया करते थे। और स्वास्तिक जो चिन्ह है वो हमें सूर्य उपासना का अनुमान उससे लगाया जाता है और ये हमें सिंधु सभ्यता की ही देन है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में माता देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थी। तो स्त्री मृण मूर्तियां भी हमें इस सभ्यता में बहुत ज़्यादा मिली है, मतलब मिट्टी की मूर्तियां बहुत ज़्यादा मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। सैंदववासी सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी आपस में लड़ाना, चौपड़ खेलना, पासा खेलना, ये सब चीज़ें पसंद करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग की डिज़ाइन के लाल मिट्टी के बर्तन, जो मैंने आपको अभी पॉट दिखाया, उस तरह के ही बर्तन इस्तेमाल करते थे। ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि अब तक क्या नहीं हुआ था, लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक है। तो ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से, मतलब एक दीवार के द्वारा, एक सुरक्षा दीवार के द्वारा घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों तरह की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदाड़ो में शवों को क्या जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा से हमें युग्म समाधियां भी देखने को मिलती हैं। सिंधु सभ्यता में का जो विनाश है, जब हम एक विकसित सभ्यता का विनाश के बारे में बात करते हैं तो इसके कई कारण मिलते हैं, एक पर्टिकुलर कारण हमको नहीं मिलता है। जैसे कि इसका सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना गया है। नदियों के रास्ता बदल देने के कारण क्या हुआ, सिंधु सभ्यता में बाढ़ आने लगी। और उससे क्या हुआ, जब समय पर खाद्यान्न कम हो गया, समय पर चीज़ें नहीं हुई, तो उसके कारण क्या हुआ, लोगों ने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया और इस तरह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। ये है कुछ इम्पोर्टेंट नगर और ये है उनके उत्खननकर्ता जिन्होंने उनकी पहचान की, उनको निकाला, उनका एक्सकवेशन किया और ये उनकी वर्तमान स्थिति में वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले हमारी बात करते हैं हड़प्पा की। ये रावी नदी के तट पर है। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, इन लोगों ने इसकी खोज 1921 में की थी, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में अवस्थित है।
दूसरा है हमारा मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी जी ने की थी, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। फिर है हमारा चहुंदड़ो, ये कहाँ है? इसकी खोज की थी हमारे गोपाल मजूमदार जी ने, सिंधु नदी के किनारे 1931 में इसकी खोज की। ये भी सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में अवस्थित है। फिर आता है हमारा कालीबंगन, ये जो कि घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज बीवी लाल और बी के थापन ने की थी 1953 में, और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। कोट दीजी, ये सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद जी ने इसकी खोज की थी 1953 में, और ये सिंध प्रांत के खैरपुर में इस अवस्थित है। रंगपुर, जो मादा नदी के किनारे अवस्थित है। रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज 1953-54 में की थी। ये गुजरात के काठियावाड़ी जिले में अवस्थित है। रोपण, ये सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। इसको यज्ञदत्त शर्मा जी ने 1953 से 1956 के बीच एक्सकवेशन कर खोजा था, और ये पंजाब के रोपड़ जिले में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोथल की। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज की थी 1955 से 1962 तक के समय के बीच, और ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में अवस्थित है। फिर आता है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज भी यज्ञदत्त शर्मा जी ने 1958 में की थी, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अवस्थित है। बात करते हैं सुतका गैंडोर की, जो दाश्क नदी के किनारे अवस्थित है, जिसकी खोज ऑरेंज स्टाइल एंड जॉर्ज डिल्स ने 1927 से 1962 के बीच की। ये पाकिस्तान के मरकान समुद्र तट के किनारे अवस्थित है। और फिर हमारा आता है बनमाली, जो रंगोई नदी के किनारे अवस्थित है, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, और रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने ही धोलावीरा की खोज भी की थी। जो हमारा बनवाली है वो हरियाणा के हिसार जिले में है, और धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। तो इसमें मोस्टली फैक्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। यहाँ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, और मैं कह सकती हूँ हड़प्पा सभ्यता, पूर्णतः खत्म होता है। ये ल्यूसेंट का आपका टॉपिक नंबर 2 आज ओवर होता है। जो रेस्ट टॉपिक है वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी तरह अपनी एमपीपीएससी की तैयारी को पूरे मन के साथ कीजिए, और देखिएगा 2022 आपके लिए आपका सिलेक्शन लेकर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।